और पुनः आप सभी का साइंस की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम पशु परिचर का जो एग्जाम हुआ था, जो अधीनस्थ बोर्ड ने कराया था दिसंबर में, उसमें जो क्वेश्चन आए थे साइंस के, उसका हम हल करेंगे। डेली हम आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ने जो एग्जाम कराए हैं, उनके हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए ताकि वो इस फ्री क्लास का आनंद उठा सकें। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑक्सीजनित रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में किनके द्वारा ले जाया जाता है? तो ले जाया जाता है किसके द्वारा? धमनियों के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। तो जो धमनियां होती हैं, धमनियों में कैसा रक्त पाया जाता है? शुद्ध ब्लड पाया जाता है। तो इनमें पाया जाता है शुद्ध रक्त पाया जाता है, शुद्ध ब्लड पाया जाता है। लेकिन एक अपवाद आपको ध्यान में रखना है। क्या? कि जो आपकी फुफ्फुसीय धमनी होती है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी होती है, उसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। तो फुफ्फुसीय धमनी, इसमें क्या पाया जाता है? अशुद्ध ब्लड पाया जाता है, इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। ठीक है। सिराएं जो होती हैं, सिराओं में क्या पाया जाता है? अशुद्ध ब्लड पाया जाता है, इम्प्योर ब्लड पाया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। लेकिन इसका भी आपको अपवाद ध्यान रखना है कि एकमात्र ऐसी सिरा जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है वो होती है फुफ्फुसीय सिरा। फुफ्फुसीय सिरा, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? शुद्ध ब्लड पाया जाता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक मनुष्य में खालिस्तान के दौरान वायु फेफड़ों में जाती है, तो कौन सी क्रिया के द्वारा वायु फेफड़ों में जाती है? तो वो जाती है अंतः श्वसन के द्वारा। जब अंतः श्वसन करते हैं तो वायु फेफड़ों में जाती है, और बहिः श्वसन करते हैं तो वायु क्या होती है? वायु फेफड़ों से बाहर आती है, फेफड़ों से बाहर आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्लोन की गई भेड़ का नाम था, तो वो था डोली भेड़। तो सबसे पहले भेड़ को क्या किया था? क्लोन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दांत का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए दांतों के डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है अवतल दर्पण। कौन सा किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जो आपका अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, इसको आपका अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। अभिसारी दर्पण। इस अवतल दर्पण का जो उपयोग है, इस अवतल दर्पण का उपयोग जो डॉक्टर करते हैं वो करते हैं नाक, कान और गला देखने में करते हैं। इसके अलावा अवतल दर्पण का उपयोग कहां पर किया जाता है? तो सेविंग जो करते हैं, जो नाई वगैरह होते हैं ना, वो सेविंग करते हैं, तो सेविंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सौर भट्टियां होती हैं, सौर भट्टियां, उनमें भी इसी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो सौर प्लेट हो गई हैं, सौर कुकर हो गए हैं, क्या? सौर कुकर, सौर कुकर में भी इसी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो सोलर सेल होते हैं, सोलर सेल, सोलर सेल में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब सुनिए उत्तल दर्पण। उत्तल जो दर्पण होता है उसको बोलते हैं अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। और आपका जो उत्तल दर्पण है, इसका जो उपयोग किया जाता है, ये जो गाड़ियां होती है, गाड़ियों के साइड में पार्श्व दर्पण में किया जाता है। तो गाड़ियों में
पार्श्व दर्पण के रूप में, पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है, अर्थात पीछे का दृश्य देखने के लिए। समतल जो दर्पण होता है, समतल दर्पण की फोकस जो दूरी होती है, फोकस दूरी, फोकस लेंथ, वो क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण में क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन होता है। क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन की घटना होती है, अर्थात दायां भाग बाएं दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु के आकार जितना बनता, वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सत्य है? पहले तो समझिए परावर्तन क्या होता है। जैसे मेरे पास ये क्या है? एक समतल सतह है। इस समतल सतह पर क्या आएगी? प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है। तो ये जो प्रकाश की किरण आती है, इसको तो बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और यहां मैं क्या डाल देता हूं? लंब डाल देता हूं। ये डाल दिया मैंने क्या? लंब। ये डाल दिया है अभिलंब। जब ये टकरा करके जाएगी तो मान लीजिए ये किरण अभिलंब के साथ मान लीजिए आपका 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जब ये टकरा करके जाएगी तो ये क्या क्या बनाएगी? इतने ही डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये जो टकरा करके जा रही है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो ये हो गई है परावर्तित किरण। और ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? अभिलंब के साथ 30 डिग्री का ही। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ है कि आपतन कोण, ये वाला जो कोण है इसको बोलते हैं आपतन कोण। तो आपतन कोण किसके बराबर होगा? ये जो कोण बना है, ये वाला कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये होती है आपकी क्या? परावर्तन की घटना। अब ऑप्शन पढ़ लो। पहला है, प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। देखिए जो ये टकरा रही है, ये वाली जो टकरा रही है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। दूसरा, आपतित किरण व परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। नहीं, लंबवत तो नहीं है। देखिए ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो ये तो लंबवत नहीं है, गलत बात है। दूसरा है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा है, प्रसामान्य अर्थात जो नॉर्मल होता है अभिलंब होता है, और आपतित किरण, तो ये तो नॉर्मल हो गया है और ये आपतित किरण हो गई है, के मध्य कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। नहीं, इसको तो क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। तो ये बात क्या है, हो गई है? गलत हो गई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है हमारा? ए और सी आंसर हो गए जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी चमकदार सतह पर प्रकाश का आपतन होने पर उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, इसे प्रकाश का खालिस्तान कहते हैं। तो इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। क्या होता है परावर्तन? सुनिए, जैसे मेरे पास ये समतल सतह है, इस समतल सतह पर क्या आएगी? प्रकाश की किरण ऐसे टकराई, तो ये जो आती है किरण उसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण ये हो गया है। और यहां पर मैं क्या कह देता हूं? अभिलंब। ये अभिलंब हो गया है। तो ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको बोलते हैं आपतन कोण। अब ये टकरा करके जाएगी, इस दिशा में जा रही है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये हो गई है परावर्तित किरण। और परावर्तित जो किरण होती है, ये अभिलंब के साथ ये जो कोण बना रही है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो ये घटना होती है क्या? परावर्तन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सूची प्रथम के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट ये दे रखी है और सूची सेकंड ये दे रखी है। इस तरफ विशेषता ए है, इस तरफ विशेषता ए है, मतलब विशेषता ए के विपरीत विशेषता है। ठीक है, चलिए। पहला है पुष्प की अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति के विपरीत स्थिति कौन सी हो जाएगी? अंतस्थ हो जाएगी। तो ए में तो हो जाएगा सेकंड।
दूसरा है पुष्प का सफेद रंग। सफेद रंग क्या था? अप्रभावी लक्षण था। तो इसका प्रभावी लक्षण क्या होगा पुष्प का? तो वो होगा बैंगनी रंग। तो बी में हो जाएगा 4। बीज का हरा रंग। तो हरा रंग क्या था? अप्रभावी लक्षण था। और प्रभावी लक्षण क्या हो जाएगा? पीला रंग। तो ये हो जाएगा पीला। बीज का झुर्रीदार आकार। तो बीज का झुर्रीदार आकार जो होता है वो होता है क्या? अप्रभावी लक्षण। तो इसका प्रभावी लक्षण क्या हो जाएगा? गोल। ये हो गया है 3। तो ए में तो हो गया है 2। ए में 2 कहां पर है? ए में नहीं है, डी में भी नहीं है। अब देखिए बी में। बी में हमारे पास 4 है। बी में 4 कहां पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये किसने बताया था? मेंडल ने बताया था। 7 लक्षण दिए थे उन्होंने इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंगों को मानव की श्वसन प्रणाली में उनकी स्थिति अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये है। चलिए, तो श्वास नली है, कूपिका है, कंठ है, नासागुहा है और श्वसनी जिसको ब्रोंकाई भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? नासागुहा। तो सबसे पहले आ गई है नासागुहा। नासागुहा के बाद में कौन सा आएगा? तो वो आएगा कंठ। और कंठ को हम क्या बोलते हैं? लेरिंग्स। लेरिंग्स। ये आ गया है। इसके बाद में कंठ के बाद में जो आएगा वो आएगी श्वास नली। तो ये आ गई है श्वास नली। श्वास नली के बाद में कौन आएगा? तो श्वास नली के बाद में आएगी श्वसनी। तो ये आ गई है श्वसनी। और श्वसनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई के बाद में क्या जाएगा? कूपिका। क्या जाएगा? कूपिका, अर्थात जिसको बोलते हैं एल्वेलाई। और जो कूपिका होती है वो क्या होती है? फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अर्थात फेफड़ों की क्या होती है? ये इकाई होती है। फेफड़े जो होते हैं वो छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं जिनको बोलते हैं कूपिका। तो ये हो गया इसका क्रम। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो पहला आएगा डी। डी किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। चलिए, इन दोनों में है, बी और डी में। फिर क्या आएगा? कंठ आ रहा, कंठ सी में है। तो फिर सी मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं? तो उत्सर्जन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, मूत्र वाहिनी है, बिल्कुल मूत्र वाहिनी है। वृक्क भी है, मतलब किडनी भी है। मूत्र मार्ग भी है और मूत्राशय भी है। लेकिन आपकी ग्रीन ग्रंथियां नहीं है। ग्रीन ग्रंथियां क्या होती हैं? जो प्रोन एक जीव पाया जाता है, प्रोन के क्या है? उत्सर्जी अंग है। प्रोन का क्या है? ये ग्रीन ग्रंथियां उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग। तो इसमें से कौन सा हो गया है? ए, बी, डी और ई। ए, बी, डी और ई। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अब सुनिए कैसा होता है। जैसे ये क्या होती है? ये हो गई है किडनी। ये किडनी हो गई है। ऐसे 2 प्रकार की किडनीज पाई जाती हैं। ठीक है, ये 2 किडनी हो गई हैं। तो ये तो क्या हो गई हैं? वृक्क हैं ये तो। ये तो हैं वृक्क, अर्थात किडनी है। फिर जो मूत्राशय है, क्या है? मूत्राशय। जो ये आपका ये है मूत्राशय, जहां पर क्या होता है? मूत्र इकट्ठा होता है। और मूत्र मार्ग ये है। ये क्या है? मूत्र मार्ग। और मूत्र वाहिनी ये है, मूत्र वाहिनी। ये क्या हो गए हैं? मानव के उत्सर्जी अंग हैं ये, इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अवायवीय जीवाणु पशु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस उत्पन्न करते हैं। परिवर्तन ये हो गया है।
फिर बायोगैस को ईंधन के रूप में जलाया जाता है। परिवर्तन बी ये हो गया है। निम्न वाक्य इन परिवर्तनों से संबंधित क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो जो अपशिष्ट है, अपशिष्ट पदार्थ से जीवाणु ने क्या बनाया? ये बनाई बायोगैस। क्या बनाई है? बायोगैस बनाई है। और बायोगैस को हमने क्या किया? जलाया। तो उससे क्या बनेगा आपका? जलाने पर धुआं वगैरह बनेगा, धुआं बनेगा। तो देखिए अपशिष्ट था, अपशिष्ट से क्या बन गया है? नया पदार्थ बन गया है, बायोगैस बन गई है। और जहां पर भी नया पदार्थ बनता है वो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। तो यहां पर कौन सा परिवर्तन हुआ है? रासायनिक परिवर्तन हुआ है। फिर देखिए बायोगैस को जलाते हैं तो उससे क्या बनता है? धुआं बनता है, मतलब राख बनती है, काला धुआं बनता है, तो भी नया पदार्थ बन रहा है। तो यहां पर भी क्या बन रहा है? नया पदार्थ। तो ये परिवर्तन भी कौन सा हो गया है? रासायनिक परिवर्तन। तो जहां पर भी नया पदार्थ बनता है वो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। तो ये दोनों ही स्थितियां क्या हैं? रासायनिक परिवर्तन है। तो प्रक्रिया ए और बी दोनों क्या हैं? रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और स्थिर होते हैं, गलत बात। रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय और स्थिर होते हैं, सही बात। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और अस्थिर होते हैं, बिल्कुल सही बात। रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय और अस्थिर होते हैं, गलत बात। कौन सा हो जाएगा? बी और सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब सुनिए, जैसे मैं भौतिक परिवर्तन के बारे में बात करता हूं उदाहरण से, जैसे बर्फ है, बर्फ को जब हमने पिघलाया तो बर्फ से क्या बन गया? जल। और जल को जब मैं जमाऊंगा तो क्या बन जाएगी? बर्फ। तो दोनों साइड में क्या चल रहा है? परिवर्तन चल रहा है, मतलब अवस्था बदल रही है, नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन में। तो ये दोनों दिशा में चल रहा है, मतलब क्या है? ये अस्थिर है। क्या है? अस्थिर है। तो जो परिवर्तन दोनों दिशा में चलता है उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। और भौतिक परिवर्तन दोनों दिशा में चलते हैं और उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं। कभी ये जल बर्फ बनेगा, कभी बर्फ जल बनेगी, तो ये क्या हो गया? अस्थिर हो गया है। तो ये बात हो गई है भौतिक परिवर्तन के बारे में, कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं और क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं। अब सुनिए रासायनिक परिवर्तन। जैसे मेरे पास दूध है, दूध से मैंने क्या बनाया? दही। क्या हम दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन एक दिशा में चलते हैं और एक दिशा में चलने वाले को बोलते हैं गैर उत्क्रमणीय या फिर अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, मतलब एक पदार्थ अगर दूसरे में बदल गया तो क्या दोबारा वो पिछले वाले पदार्थ में बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो ये क्या होते हैं? परमानेंट परिवर्तन होते हैं। कौन से वाले? रासायनिक परिवर्तन। इसलिए रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? गैर उत्क्रमणीय होते हैं और क्या होते हैं? अस्थिर होते हैं, सॉरी स्थिर होते हैं। क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। ठीक है, परमानेंट होते हैं ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यह अधातु विद्युत का सुचालक है। तो इन ऑप्शन में कौन सी अधातु विद्युत विद्युत की सुचालक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। जो ग्रेफाइट होती है विद्युत की सुचालक होती है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेफाइट होती है इसमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या करते हैं? क्या करती है? धारा का चालन करती है। इस ग्रेफाइट का उपयोग किस में किया जाता है? पेंसिल में किया जाता है। किस में किया जाता है? पेंसिल में किया जाता है। अब सुनिए, जो ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन क्या होती है? एक अधातु होती है। क्या होती है? अधातु। और ये ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है, एकमात्र अधातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वे धातु जो कठोर सतह पर प्रहार करने से ध्वनि उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं?
तो धातु पर चोट मारने पर, जैसे लोहा, लोहा एक धातु है, लोहे पर हम चोट मारेंगे तो वो क्या करेगी, ध्वनि उत्पन्न करेगी। तो ध्वनि उत्पन्न करना क्या कहलाता है, ध्वनिक गुण कहलाता है, अर्थात सोनोरस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। तो धातुओं को चोट मारने पर वे ध्वनि उत्पन्न करती हैं, इस गुण को कहते हैं ध्वनिक गुण कहते हैं, अर्थात सोनोरस का गुण कहते हैं। अब समझिए, जो धातुएं होती है ये अपने शुद्ध रूप में क्या होती हैं, तो शुद्ध रूप में चमकीली होती हैं, शुद्ध रूप में क्या होती हैं, चमकीली होती हैं। तो धातु में किसका गुण पाया जाता है, चमक का गुण पाया जाता है। आघात वर्ध्य क्या होता है, तो जो धातु होते हैं, धातु को पीट कर पतली चादरें बनाते हैं, पतली चादरें बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आघात वर्ध्यता। और सर्वाधिक आघात वर्ध्यता का गुण किसमें पाया जाता है, तो यह पाया जाता है सोना में, अर्थात सोने को सबसे अधिक फैलाया जा सकता है, अर्थात जिस धातु में सर्वाधिक फैलने की क्षमता होती है उसमें आघात वर्ध्यता गुण ज्यादा पाया जाता है। इसी प्रकार से देखिए तन्यता का गुण क्या होता है, तो धातुओं को पतले तार में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं तन्यता का गुण। और सर्वाधिक तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है, सोना में पाया जाता है। और आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है बात कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है, ऐसी की ऐसी लिखी हुई है ये बात, ध्यान में रखनी ये वाली बात। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपकी जो पशु परिसर की एग्जाम लगी थी वहां पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और आपके ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में। पहला है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लग रही है तो नया पदार्थ बन रहा है, जहां पर भी नया पदार्थ बनेगा वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये तो रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है दही का जमना, मतलब दूध से दही का बनना, तो नया पदार्थ बन रहा है, तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण, देखिए क्रिस्टलीकरण में नया पदार्थ नहीं बन रहा है। क्रिस्टलीकरण क्या होती है, जैसे आपका समुद्र का पानी होता है, क्या समुद्र का पानी होता है, समुद्र का पानी, समुद्र के पानी को जब हम सूर्य की धूप में, सूर्य की धूप में क्या करते हैं, क्या सूर्य की धूप में क्यारियों में भरते हैं, तो पानी उड़ जाता है, और जो नमक होता है वो क्रिस्टल के रूप में क्या हो जाता है, बन जाता है। तो क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है पदार्थ को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करना। तो क्या यहां पर नया पदार्थ बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, तो ये क्या है, आपका भौतिक परिवर्तन है, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला है मैग्नीशियम रिबन का जलना, तो मैग्नीशियम रिबन जलेगा तो नया पदार्थ बनेगा, कैसे, देखिए जब Mg मतलब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो बनता है MgO। देखिए यहां पर क्या बन गया है, नया पदार्थ बन गया है। तो ये क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजेज है। अगला क्वेश्चन देखिए, गसद लेपन, गसद लेपन नहीं है ये यसद लेपन है। यसद लेपन की प्रक्रिया में लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो जो आपकी लोहे की वस्तुएं होती हैं, ये जब लगातार नमी और वायु के संपर्क में आती हैं तो ये क्या हो जाती हैं, इस पर जंग लगती है, अर्थात ये क्या होते हैं, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। तो इन्हें जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है, किससे बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए। और वो किस की चढ़ाई जाती है, वो चढ़ाई जाती है जिंक की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। जिंक का प्रतीक होता है Zn, क्या होता है, Zn होता है। तांबा होता है, इसका प्रतीक होता है Cu, जिसको बोलते हैं कॉपर। निकेल, मैग्नीज, ये हो गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना, तो जिंक जो होता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने संकरण के प्रयोग किस पर किए थे। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है,
और ये देखने को मिलता है, सिंपल होता है, आसान होता है। तो मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए थे वो किए थे मटर पर, अर्थात उद्यान मटर पर किए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। मटर का आपका वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना है, मटर का पूछा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम। क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। सेटाइवम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और जो आपका मेंडल थे, कौन? मेंडल। मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो मेंडल को आनुवंशिकी, आनुवंशिकी का जनक अर्थात फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल ने प्रयोग करके 3 नियम दिए थे। कौन कौन सा? पहला नियम था कौन सा? पृथक्करण का नियम। पहला नियम था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। तो पहला तो हो गया है प्रभाविता का नियम। दूसरा हो जाएगा पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। और तीसरा हो जाएगा कौन सा? स्वतंत्र अपव्यूहन। अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम दिए थे मेंडल ने। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा नियम नहीं दिया है मेंडल ने। इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है आपका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक का नियम नहीं है? आ गया ना? बिल्कुल। तो आनुवांशिक का नियम कौन सा नहीं है? तो देखिए, पृथक्करण का नियम ये आनुवांशिक का नियम है, और ये दिए किसने थे? मेंडल ने दिए थे। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी है, लेकिन बोन्यपन का कोई नियम नहीं है। प्रभाविता का नियम भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। और ये जो नियम दिए थे आनुवांशिक के नियम, ये दिए थे मेंडल ने। किसने दिए थे? मेंडल ने। और मेंडल को जो है वो आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। और मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वो किस पर किए थे? तो इसने प्रयोग किए थे उद्यान मटर पर, गार्डन पी पर, उद्यान मटर पर किए थे। मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। और उद्यान मटर के कितने लक्षण लिए थे? 7 लक्षण लिए थे। कितने लक्षण? 7 लक्षण। जैसे आपका हो गया है लंबाईपन का गुण हो गया है, मैं बता देता हूं एक दो। जैसे लंबाईपन का, लम लंबापन का। दूसरा हो गया है जो बीज का रंग हो गया है, बीज का रंग हो गया है ना? इसके अलावा आपका पुष्प की स्थिति हो गई है, पुष्प की स्थिति हो गई है। फली का रंग हो गया है, फली का रंग हो गया है। ये 7 लक्षण थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेंडल ने कितने लक्षण लिए थे, किसके? मटर के। वो लिए थे 7 रंग। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गार्डन मटर के पौधे के बीजों के लिए प्रभावी लक्षण है? तो गार्डन पी के लिए प्रभावी लक्षण कौन कौन से हैं? क्योंकि जो मेंडल थे, मेंडल थे, इन्होंने किस पर प्रयोग किए थे? गार्डन पी पर। गार्डन पी। गार्डन पी को बोलते हैं उद्यान मटर। उद्यान मटर। इस मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सेटाइवम। मैं बार बार बोलूंगा जिससे ये याद हो जाएगा। और इसने मटर के कितने लक्षण लिए थे? इसने मटर के 7 लक्षण लिए थे। 7 लक्षण लिए थे मटर के, टोटल 7 लक्षण थे। और इसने नियम कितने दिए थे? अपने नियम इसने 3 नियम दिए थे। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें दे रखा है कि कौन सा प्रभावी लक्षण था। तो देखिए, हरा और झुर्रीदार ये तो नहीं है, ये बात तो गलत हो गई है। ये तो क्या है? अप्रभावी लक्षण है। क्या है? अप्रभावी। झुर्रीदार मतलब बीज जो पिचके हुए होते हैं ना, उसको बोलते हैं झुर्रीदार। हरा रंग कैसा होता है?
तो बीजों का हरा रंग तो देखा होगा, हरा रंग क्या होता है? अप्रभावी लक्षण है। अगला है पीला और गोल, बिल्कुल ये क्या है? प्रभावी लक्षण है दोनों। और हमें क्या पूछा? प्रभावी लक्षण। तो बीज का पीला रंग उसका प्रभावी लक्षण है, और गोल जो होता है वो होता है प्रभावी लक्षण। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तीसरा ऑप्शन देखिए, देखिए इसमें हरा तो क्या है? अप्रभावी लक्षण, और गोल क्या है? प्रभावी लक्षण। अगला देखिए, पीला है, यहां पर पीला क्या है? प्रभावी लक्षण, और झुर्रीदार क्या है? अप्रभावी लक्षण। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि जो पीला है, पीला रंग, बीज का पीला रंग, ये क्या होता है? प्रभावी लक्षण होता है। और हरा रंग जो होता है, हरा रंग, ये क्या होता है? अप्रभावी लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है। झुर्रीदार होता है, ये भी अप्रभावी लक्षण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अंतः निषेचन नहीं होता है? मतलब जो जीव होता है उसके बॉडी के अंदर नहीं होता है। जैसे हो गया गाय, गाय में तो अंतः निषेचन पाया जाता है। कुत्ता होता है, कुत्ता में भी अंतः निषेचन पाया जाता है। मेंढक होता है, मेंढक में अंतर निषेचन नहीं पाया जाता है। मेंढक में क्या होता है? जो नर और मादा होते हैं, ये अपने युग्मकों को पानी में छोड़ देते हैं, और पानी में वो निषेचन करके क्या बनाते हैं? लार्वा बनाते हैं, और लार्वा से क्या बनता है? नए मेंढक का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। मुर्गी में भी क्या पाया जाता है? अंतर निषेचन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुग्ध में खालिस्तान की कमी होती है, तो दुग्ध जो होता है उसमें लोहा अर्थात आयरन की कमी होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। विटामिन ए होता है, विटामिन ए की कमी से आपका रतुंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतुंधी रोग होता है। विटामिन ए सर्वाधिक किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गाजर में। और विटामिन ए जो है, ये आंखों की स्वस्थ आंखों के लिए उत्तरदायी होता है, अर्थात आंखों की रोशनी के लिए उत्तरदायी होता है। विटामिन बी 12 होता है, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कैल्शियम होता है, कैल्शियम हमारी किस में पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर पड़ जाती हैं। और जब आपका विटामिन बी 12 है, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है और पांडु रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पांडु रोग। ध्यान में रखना है वाले। अगला क्वेश्चन देखिए, और आयरन की कमी से भी कौन सा होता है? एनीमिया रोग होता है। कौन सा होता है? एनीमिया। यह आपका जो आयरन होता है, ये रक्त में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है वो बताना है। ये बोल रहा है, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। बिल्कुल ये बात क्या होती है? सत्य होती है। दूसरा है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। बिल्कुल गलत बात, नहीं होते हैं। धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं और धातु के ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। सत्य बात है। धातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। सत्य बात है। तो ये हो गए हैं धातुओं के लक्षण। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हमारा आंसर हो जाएगा कि ये बात क्या है? गलत है। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो धातु होते हैं, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड। और धातुओं का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। और धातु जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। पूछ सकता है कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? ऑप्शन देगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, धातुओं के संदर्भ में उस कथन का चयन कीजिए जो सही नहीं है। मतलब गलत बताना है। पहला है, गैलियम हथेली पर रखने से पिघल जाती है। बिल्कुल सही बात है। गैलियम के अलावा आपको एक और धातु याद करनी है, सीजियम। तो गैलियम और सीजियम धातु को हथेली पर रखने पर ये क्या होती हैं? पिघलने लगती हैं। दूसरा देखिए, सोडियम इतना नरम होता है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। बिल्कुल सत्य बात है। और इसके साथ और भी ध्यान रखना है, पोटेशियम हो गया है, पोटेशियम, और आपका हो गया है लिथियम।
ये दो धातु भी क्या होती हैं, इतनी नरम होती हैं जिनको चाकू से हम काट सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पारा जिसको बोलते हैं मरकरी, सामान्यतः कक्ष के तापमान पर क्या होती है, तरल होती है, मतलब द्रव अवस्था में पाई जाती है, बिल्कुल सत्य बात है। और जो आपका पारा है, क्या है पारा, पारा क्या है, धातु है, एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और पारा का जो प्रतीक होता है वो होता है Hg होता है, ठीक है। और एक किस अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र धातु है, एकमात्र धातु जो किस में पाई जाती है, द्रव फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। अगला है ब्रोमीन, एक दुर्लभ धातु है, बिल्कुल गलत बात। ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन अधातु है, क्या है, अधातु। और एकमात्र अधातु है जो किस रूप में पाई जाती है, द्रव रूप में पाई जाती है, ध्यान में रखना है। हमें गलत पूछा था तो गलत हमारा ऑप्शन डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो जो अवतल दर्पण है इसका उपयोग कहां कहां पर किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। वाहनों के पार्श्व अर्थात साइड दर्पण में किया जाता है, बिल्कुल गलत बात है। साइड दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है साइड दर्पण में। वाहनों के हेडलाइट में, बिल्कुल सत्य बात है। सौर कुकर में, बिल्कुल सत्य बात है। तो टॉर्च में किया जाता है, वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है, और सौर कुकर में किया जाता है। तो ए सी और डी कौन सा हो गया है, ए सी और डी, ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अब समझिए, जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, इसको क्या बोलते हैं, इसको अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, अभिसारी, अभिसारी दर्पण। और जो आपका उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसको अपसारी बोलते हैं, अपसारी दर्पण। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किरणों को फैलाता है, क्या करता है, फैलाता है। मैं आपको चित्र के जरिए जरिए समझाता हूं। जैसे मेरे पास है क्या, पहले मैं बनाता हूं अवतल, ये लीजिए अवतल दर्पण, बाहर की तरफ ये क्या है, पॉलिश लगी हुई है, और ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष है, और ये हो गया इसका फोकस, सेंटर पॉइंट। अब क्या आएंगी, अनंत से किरणें आएंगी, ये आ रही हैं प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें ऐसे आ रही हैं, टकराने के बाद में ये देखिए फोकस से होकर के गुजरेंगी, ऐसे फोकस से, ये भी फोकस से होकर गुजरे। तो ये क्या कर रहा है, एक जगह मिल रही है ना ये, तो ये क्या कर रहा है, एकत्रित कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी। अब बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण इस प्रकार का दर्पण होता है, अंदर की तरफ क्या होता है, ये पॉलिश की हुई होती है, ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। अब क्या आएंगी, किरणें आएंगी ऐसे, प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें आ रही हैं दो, तो क्या करेगा, ऐसे फैलाएगा किरणों को, ऐसे फैला रहा है किरण, ठीक है। अब इनको पीछे की तरफ मिलाएंगे, इस तरफ पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ऐसे पीछे मिलेंगे, तो क्या कर रहा है, किरणों को फैलाता है, इसको बोलते हैं अब अपसारी दर्पण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दूध में स्टार्च की मिलावट का पता का प्रयोग करके लगाया जाता है। तो वो लगाया जाता है आयोडीन घोल के द्वारा, किसके द्वारा, आयोडीन घोल के द्वारा। या फिर पूछ सकता है कि स्टार्च के परीक्षण में किसका उपयोग किया जाता है, किस घोल का उपयोग किया जाता है, तो क्या जाता है, आयोडीन घोल का, ठीक है। धावन सोडा होता है, धावन सोडा, धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 डॉट 10H2, अर्थात 10 जल के अणु होते हैं धावन सोडे में। सोप पाउडर का फॉर्मूला होता है CaCO3, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, ये हो गया है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, सूची प्रथम के साथ सूची सेकंड को मिलान कीजिए। एक तरफ उत्पाद दे रखा है और दूसरी तरफ इसका विवरण। छाछ है, ये क्या है, तो छाछ क्या होती है, तो छाछ होती है क्रीम को मथ कर मक्खन बनाने से प्राप्त तरल पदार्थ होता है छाछ। तो ए में तो आ जाएगा 4, ए में 4 किस किस ऑप्शन में है, तो देखिए ए में नहीं है, इसमें नहीं है। आगे देखिए,
स्किम मिल्क, स्किम मिल्क क्या होता है? स्किम मिल्क होता है वसा रहित दूध। तो 2 में हो गया है 3, अर्थात बी में हो गया है 3। बी में 3 कहां पर है? सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अब छेने का पानी जिसको वेह बोलते हैं, ये क्या होता है? ये होता है छेना और पनीर बनाने में उप उत्पाद होता है। तो सी में आ जाएगा 1। और वेहिट क्या होता है? वो छेने के पानी से बना पेय होता है, तो ये हो गया है 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सूची प्रथम के साथ सूची सेकंड को मिलान कीजिए। एक तरफ हमें क्या दे रखा है? सूची प्रथम में रोग और दूसरी तरफ इनके रोग कारक दे रखे हैं। जैसे है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स होता है, ये किसके कारण होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है। तो ए में तो आ जाएगा क्या? 3 नंबर का। तो चिकन पॉक्स होता है आपका किसके कारण? तो ये होता है आपका विषाणु के कारण। और चिकन पॉक्स के विषाणु का क्या नाम है? तो ये जो विषाणु होता है, ये आपका होता है वेरिसेला वायरस। ये होता है वेरिसेला वायरस। ठीक है, वेरिसेला वायरस के कारण चिकन पॉक्स होता है। अब सुनिए, टाइफाइड होता है, ये होता है जीवाणु के कारण अर्थात बैक्टीरिया के कारण। और कौन सा होता है बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी ये होता है जीवाणु जिसके कारण टाइफाइड होता है। मलेरिया होता है, मलेरिया जो होता है वो होता है प्रोटोजोआ के कारण। कौन सा होता है? प्रोटोजोआ। और कौन सा होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण। मादा एनाफ्लीज, एनाफ्लीज मच्छर के कारण होता है। दाद होता है, रिंग वर्म होता है, ये कवक के कारण होता है। और कौन सा होता है? ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोहाइटोन के प्रोटोजोआ के कारण ये होता है। तो कौन सा हो जाएगा? एम में तो है 3, 3 किस में आ रहा है? बी में नहीं है और डी में नहीं है। फिर बी में आ रहा है 4। बी में 4 कहां पर है? इसमें है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है उन समस्याओं को चुनिए जो पॉलीथीन के कारण नहीं होती हैं। पहला है अपवाह तंत्र में बाधा का कारण है, बिल्कुल ये तो होता है पॉलीथीन के कारण। दूसरा है मवेशियों में मृत्यु का कारण, बिल्कुल ये भी होता है पॉलीथीन के कारण। अस्थमा और पीलिया जैसे रोग का कारक ये नहीं होता है, ये किसके कारण नहीं होता है? पॉलीथीन के कारण। वर्षा जल का मृदा में अवशोषण, तो ये भी नहीं होता है पॉलीथीन के कारण। मिट्टी की उर्वरता के लिए खतरा, ये होता है पॉलीथीन के कारण। तो सी और डी नहीं होता आपका पॉलीथीन के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रोग का वैक्सीन द्वारा बचाव नहीं किया जा सकता है? अर्थात किस रोग के लिए वैक्सीन नहीं लगाई जाती है? पहला होता है चेचक। चेचक के लिए तो वैक्सीन होती है, और चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। और चेचक जो होता है किसके कारण होता है? ये होता है वायरस के कारण। वायरस के कारण। किसके कारण होता है चेचक? वायरस के कारण होता है। और इसके वायरस का क्या नाम है? वेरिएला वायरस। वेरिएला वायरस इसका क्या है? वायरस का नाम है। हेपेटाइटिस, जो आपका हेपेटाइटिस होता है, क्या? हेपेटाइटिस, इसके लिए तो क्या बनाई गई है? इसके लिए तो वैक्सीन है। और ये किसके कारण होता है हेपेटाइटिस? ये होता है विषाणु के कारण। तो ये होता है विषाणु, या फिर इसी विषाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं, वायरस। अगला है स्कर्वी। देखिए स्कर्वी जो रोग होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। तो स्कर्वी रोग के लिए क्या कोई टीका है क्या? नहीं, क्योंकि तो विटामिन के कारण हो रहा है। किसके कारण होता है? विटामिन के कारण होता है। तो विटामिन की जब हम कमी को पूरा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा स्कर्वी रोग। और विटामिन सी होता है, ये किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में, खट्टे फलों में। और विटामिन सी का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है? आंवला। आंवला होता है, आंवले में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है।
तपेदिक अर्थात जो टीबी होती है, टीबी टीबी जो होता है ये होता है जीवाणु के कारण। किसके कारण होता है? जीवाणु। टीबी के लिए तो वैक्सीन होती है। और टीबी किस बैक्टीरिया के कारण होती है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होती है। इस टीबी के कई नाम हैं। इसी को बोलते हैं क्या? क्षय रोग बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? यक्ष्मा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यक्ष्मा रोग बोलते हैं। कई तरह के नाम है, आपको ध्यान में रखनी है। ट्यूबरकुलोसिस भी इसी का नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु अर्थात वायरस जनित रोग नहीं है, अर्थात जो वायरस के कारण नहीं होता है? पहला है चिकन पॉक्स। बिल्कुल, चिकन पॉक्स तो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। और कौन सा वायरस है ये? वेरिसेला वायरस के कारण। तो ये होता है वेरिसेला वायरस के कारण ये होता है। वेरिसेला वायरस के कारण होता है। चिकन पॉक्स का ही क्या नाम है दूसरा? छोटी माता। इसी का दूसरा नाम है छोटी माता। अगला है खसरा। तो खसरा भी किसके कारण होता है आपका? वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। और कौन सा वायरस होता है? होता है मोरबिली वायरस। तो ये होता है मोरबिली वायरस। इस वायरस के कारण ये क्या होता है? खसरा होता है। पोलियो जो होता है ये भी वायरस के कारण होता है, और इसके वायरस का नाम है पोलियो वायरस। कौन सा है? पोलियो वायरस। टाइफाइड होता है। टाइफाइड एक जीवाणु के कारण होता है। और किस जीवाणु के कारण होता है? साल्मोनेला। साल्मोनेला वायरस के कारण होता है। सॉरी, जीवाणु के कारण। साल्मोनेला जीवाणु के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। यही पूछ रहा था कि कौन सा नहीं होता है वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सभी प्राकृतिक रंध्रों से रक्तस्राव और कप कम कंपकपी होना निम्नलिखित में से किस रोग का एक महत्वपूर्ण नैदानिक लक्षण है? तो वो होता है कौन से का? एंथ्रेक्स के कारण। एंथ्रेक्स रोग का ये क्या होता है? नैदानिक लक्षण है। एंथ्रेक्स जो रोग होता है ये होता है वायरस के कारण। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। रेबीज रोग भी होता है वायरस के कारण, और इसका वायरस है रेबडो वायरस। रेबडो वायरस। रेबडो वायरस। ठीक है, तो ये होते हैं आज की क्लास के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो देखिए वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है। शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास का आनंद उठा सके। हम मिलते हैं अगली क्लास में।